सबका नोटबुक कंप्लीटेड है लॉ का? कल तक मैंने जो बताया था, क्या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस लिखा है डिफरेंस की नोटबुक में? इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पहले, और प्रीवियस के 3-4 एग्जाम्स में नहीं पूछा है, तो मे भी हो सकता है आपके एग्जाम्स में वापस रिपीट करे, है ना? 5 पॉइंट्स है, 5 ही पॉइंट्स है उसके, आपको 5 पॉइंट अच्छे से याद है? बिना देखे लिख पाओगे? अगर मैंने बोला लिखने को तो लिख पाओगे? चलेगा। कल लास्ट का पॉइंट क्या देखा था हमने? चेक। ओके, हम लास्ट में 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे। लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस कर रही हूं मैं। कौन से 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे? एक था एनकॉते इंस्ट्रूमेंट और एक था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एनकॉते एंड एम्बिगुअस, एम्बिशियस नहीं, एम्बिगुअस। एनकॉते का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। कैसा इनकम्प्लीट? इन व्हाट सेंस? हो सकता है साइन नहीं है, राइट? हो सकता है डेट नहीं है, हो सकता है अमाउंट नहीं है, हो सकता है नेम नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। तो जो होल्डर है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कंप्लीट कर सकता है? यस, होल्डर के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया तो क्या वो उसको कंप्लीट कर सकता है? जैसे ब्लैंक चेक फाड़ के अमाउंट डाल दिया और नाम नहीं लिखा, आप आपका नाम लिख लो स्पेलिंग के हिसाब से, तो सामने वाला पार्टी क्या नाम लिख सकता है क्या खुद का? यस। तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर इनकॉते इंस्ट्रूमेंट भी हो तो क्या वो कंप्लीट किया जा सकता है? हाँ, कंप्लीट किया जा सकता है, हो सकता है। इनकॉते का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट चाहे आप डेट के सेंस में बोलो, नेम के सेंस में बोलो, अमाउंट के सेंस में बोलो। अगर अमाउंट नहीं है, ब्लैंक चेक दिया है, अमाउंट नहीं है, नाम दिया है, तो क्या वो पर्सन कितनी भी अमाउंट डाल सकता है क्या अपने मन मर्जी से? हाँ बोले, कितनी भी अमाउंट डाल सकता है क्या? जैसे एक क्रेडिटर और डेटर के बीच में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ जिसका एक रीजनेबल अमाउंट है 50,000 तक, 50,000 तक, और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को क्या किया? चेक दिया। कौन चेक देगा? ऑफकोर्स डेटर क्रेडिटर को चेक देगा। सर मैंने क्या किया, आपका नाम डाल दिया है, अमाउंट आप डाल देना आपके हिसाब से। ऐसे होता है ट्रस्ट के ट्रांजैक्शंस में। तो उसमें मुझे बताओ कि अमाउंट क्रेडिटर अपने मन चाहे कोई भी अमाउंट डाल सकता है क्या? वो बताओ। नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। फिर क्या अमाउंट डालेगा? एक रीजनेबल अमाउंट, एक रीजनेबल अमाउंट। अगर सपोज ये एक चेक है, ये एक चेक है, चेक के ऊपर यहाँ पे नाम रहेगा, अमाउंट रहेगा, साइन रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, करेक्ट है? डेट के नीचे एक स्टैंप रहेगा, डेट के नीचे एक स्टैंप रहेगा। जो अगर आपका चेक ब्लैंक या अगर आपके चेक पे अमाउंट रिटर्न ना भी हो, स्टैंप है, स्टैंप ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो स्टैंप है ये डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट देना चाहिए। ब्लैंक चेक दे दिया तो सामने वाला कितने भी रुपए, करोड़ रुपए निकल के लेके जा सकता है क्या? नहीं, नहीं ऐसा हो सकता। कैसे, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चेक के ऊपर एक स्टैंपिंग होता है, स्टैंप ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग चेक के ऊपर एक स्टैंपिंग होता है, और वहां पे वो जो चेक का रीजनेबल अमाउंट है वो उसमें लिखा हुआ होता है। तो स्टैंपिंग जितने का है स्टैंप एक्ट के तहत उससे ज्यादा अमाउंट हम लिख सकते हैं क्या? ज्यादा अमाउंट चेक पे नहीं लिख सकते हैं, ये उसका लिमिट है। इसके लिए ब्लैंक चेक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैंक चेक उतना ही क्या है, सेफ है, रिस्क फ्री है ना? नहीं तो लोगों को लगेगा ब्लैंक चेक मतलब अरे बाप रे कितना भी पैसा निकाल के लेके जाओ, ऐसे नहीं होता है। एक रीजनेबल अमाउंट होता है, और वो अमाउंट कहाँ समझेगा, कैसे पता चलेगा? जो चेक के ऊपर स्टैंप होता है उससे हमें इजीली पता चल जाता है। क्या आपने चेक का स्पेसिमेन ड्रा किया? किसने घर पे जाके चेक देखा? किसने घर पे जाके चेक देखा कि सच में बाबा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? नहीं देखा? ठीक है, कल चेक लेके आऊंगी मैं। क्या हुआ? मेरा खुद का खाली ब्लैंक चेक दिखाने के लिए? हाँ, मांग सकते हैं अपन। सपोज आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या चाहे चेक हो, कोई भी
बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बना लिया और बना के ड्रॉवर में रख दिया या बना के अपने पास ही रख दिया, क्या इसको कोई वैलिडिटी या इंपॉर्टेंस है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? मेयर डिलीवरी। मेयर डिलीवरी होना चाहिए या एंडोर्समेंट होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा। अगर मेयर डिलीवरी हो या डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो, तभी जाके वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? वैलिडिटी पता चलता है, तभी जाके वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वैलिडेट होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अपन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बना के अपने पास रख ले तो कुछ उसका मतलब है क्या? देयर इज नो यूज। सो डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी मतलब आई कैन से ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। One of the essential characteristics of negotiable instrument is freely transferability. Freely transferable from one person to another. Is it freely transferable? हमने वो फीचर ही देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखा था कि ये freely transferable है, no problem. The right in a negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. हमने अगर वो negotiable instrument किसी और के हाथ में थमा दिया तो क्या right and privileges चेंज हो जाएंगे? हाँ, चेंज हो जाएगी। वो सामने वाला पार्टी जिसके हाथ में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, क्या उसके पास राइट आ जाएगा टू विड्रॉ द मनी? बियरर होगा तो काउंटर पे विड्रॉ करेगा, अकाउंट पे ही रहेगा तो अकाउंट में क्रेडिट करेगा, है ना, डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट उसके राइट एंड प्रिविलेजेस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सो व्हाट इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स? फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी। When a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. कुछ नहीं, इन्होंने सिंपली क्या बोला है कि देखो, हमने सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना जरूरी नहीं होता है, हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के ट्रांसफर करना जरूरी होता है। जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के ट्रांसफर करेंगे, तब क्या बोला जाएगा कि इट हैज बीन निगोशिएटेड, इट हैज बीन ट्रांजैक्टेड, इट हैज बीन वैलिडेटेड, तभी बोला जाएगा। अदरवाइज बना के रखो तो इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये निगोशिएट हो गया है। Thus there is a transfer of ownership of the instrument. क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर की? क्या इंस्ट्रूमेंट से गुड्स की तरह काम कर रहा है? राइट नाउ एक चेक गुड्स की तरह एक से दूसरे को दिया, मतलब मैंने किसी को चेक दिया जिसका पहले मेरे पास ओनरशिप था, अगर मैंने इसको दिया तो क्या वो ओनरशिप रानी के पास चला जाएगा? करेक्ट है। सो ये नथिंग बट हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना ही, क्या इसका ऐसा मतलब हुआ कि हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ओनरशिप इसका था, अभी इसका हो गया। प्रॉमिसरी नोट में हम क्या कर रहे हैं? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफरिंग negotiable instrument is nothing but transferring ownership of the instrument, right? Negotiable instrument may be negotiated either by delivery when these are payable to bearer. Bearer होता है डिलीवरी करना पड़ेगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, है ना, दिस इज डिलीवरी। और अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो डायरेक्टली जिस पर्सन का नाम लिखा होता है, क्या वही पर्सन उसको इनकैश करा पाएगा? यस, बियरर में नाम नहीं लिखा होता है तो एन नंबर ऑफ टाइम्स अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट या टिल लास्ट इंडोर्समेंट आई कैन से। ये वाले पॉइंट में सिंपली इन्होंने बोला है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, right? If it does not transfer the negotiable instrument, it will not be considered as it has been negotiated. It can be transferred either by mere delivery or by endorsement. मेयर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कहाँ कौन से केस में करते हैं हम? अगर वो इंस्ट्रूमेंट बेयरर हो तो इंडोर्समेंट करते हैं 1 2 3 4, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो मतलब जिसमें नाम लिखा होता है उस पे कैसे करते हैं? जस्ट बाय गिविंग डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंट एक जने से दूसरे जने को देना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी होता है? यस। तो ये एक 4 पॉइंट सम अप करके लिख लो अपने नोट्स में। चलो मैं लिखवाती हूँ। अच्छा अच्छा 2 मिनट और थोड़ा सुनो, सब साथ में लिखते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? आप निगोशिएट करोगे। निगोशिएट कैसे करोगे? निगोशिएट कैसे करोगे? हाउ यू विल निगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट? अभी बताया, बाय ट्रांसफरिंग टू अनदर पर्सन। ट्रांसफर कैसा होगा? चाहे आपका चाहे बाय मेयर डिलीवरी होगा या चाहे बाय इंडोर्समेंट होगा। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है क्या कि सपोज सामने वाले का एजेंट आया
किसी एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसका एजेंट आया, हम उनको बिल ऑफ एक्सचेंज देने वाले हैं, सर हमको हमारे साहब ने भेजा है, हमको हमारे सर ने भेजा है, हमने उनको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ? एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या? जिस पर्सन को हमको देना है उस पर्सन को दे दिया, हाथों हाथ दे दिया, फेस टू फेस उसी पर्सन को दिया, ये होता है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे सोगा में हमारा एक्चुअल डिलीवरी था, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी था, सिंबॉलिक डिलीवरी था, राइट? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब तो समझ गया कि जिसको मेरे को पैसा देना है या जिससे मेरे को पैसा लेना है उसको मैं इंस्ट्रूमेंट दे रही हूँ। अदर वट एवर द केस में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग होगा, प्रॉमिसरी नोट में अलग होगा, तो मैं उस व्यक्ति को खुद के हाथ से ही क्या दे रही हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट दे रही हूँ। बट ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद ना आ पाया और उसने उसका एजेंट भेजा, हो सकता है, इसे यहाँ पे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो निगोशिएशन कैन आइदर बी बाय एक्चुअल डिलीवरी और आइदर बी बाय कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दोनों केस में इट इज 100% वैलिड, नो प्रॉब्लम विद दैट। या नॉर्मल मतलब मैं और इंडोर्समेंट मतलब मैं, इंडोर्समेंट भी एक डिलीवरी का फॉर्म ही है। इंडोर्समेंट किस में करते हैं अपन, ट्रांसफर किस में करते हैं? ऑर्डर में इंडोर्समेंट करते हैं। ऑर्डर में इंडोर्समेंट हो सकता है बट जहां पे नाम ना हो तो, बट क्या पेयर में एन नंबर ऑफ टाइम्स इंडोर्समेंट हो सकता है? यस। इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी निगोशिएटेड आइदर बाय ट्रांसफर, हाउ? Either by mere delivery or by endorsement, no problem. Now that mere delivery can be actual or it can be constructive. Both the way it will be valid. चलो अभी लिखेंगे, एक 4-5 पॉइंट समअप करना है बस। पॉइंट का नाम लिख लो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसफर। पॉइंट का नाम लिखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफर। negotiable instrument, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर। गिव मी अ मिनट। नंबर लिखो, negotiable instrument should be freely transferable. negotiable instrument should be, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिट ये वाले पॉइंट में लिख लेंगे। freely transferable from one person to another by negotiation, from one, first लिखो, one person to another by negotiation। लिखो, लिख लिया। नंबर 2, number 2, when negotiable instrument is transferred with a view to constitute, with a view to constitute the person holder thereof, with a view to constitute person holder thereof. The instrument is deemed to have been negotiated. The instrument is deemed to have been negotiated. में लिखो, मीनिंग नहीं है, मतलब जो मीनिंग मतलब हम डेफिनेशन की तरह काउंट नहीं करेंगे, दिस इज पॉइंट का एक्सप्लेनेशन वी कैन से। तो यहाँ पे इतना सारा दिया है, आप अगर एग्जाम में ट्रांसफर रिलेटेड पॉइंट आया तो ये 4-5 पॉइंटर फॉर्म में लिख सकते हो।
आपको रिटेन करने को इजी हो गया, इसके लिए मैं दे रही हूँ। पॉइंट नंबर 3 लिखो, negotiation will be considered as negotiation of instrument, ऐसा लिखो, negotiation of instrument will be considered as transfer of ownership of instrument. Negotiation of instrument will be considered as transfer of ownership of instrument. Ownership of instrument. Next point लिखो, there are two modes of negotiation. Next point लिखो, there are two modes of negotiation. Negotiation वाला जो point है ना, उसको ऐसे करे क्या? Two modes of negotiation वाला point जो आपने लिखा, ऐसे करो. First mode लिखो, by delivery, mere delivery or delivery, और second mode लिखो endorsement and delivery. नहीं नहीं, दोनों सेम है. आई और ई वाला बोल रहा है ना, कुछ लोग उसको ई से स्पेल करते हैं, कुछ लोग आई से स्पेल करते हैं. कुछ भी लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे. आई लिखो, ई लिखो. ये नया फैंसी वर्ड आया आई से, पहले तो ई से ही लिखते थे. फिर क्या? हाँ. अच्छा. बाय डिलीवरी एंड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. डिलीवरी के नीचे लिखो, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. क्या? ये कैंसल चेक है. डिलीवरी के नीचे लिखो, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. उसके और एक आगे पॉइंट डाल दो, उसके नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखो, फोर्थ या फिफ्थ है ना आपका, फोर्थ फिफ्थ. अच्छा. हाँ, उसमें ही डाल दो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, सेक्शन 47 डैश negotiation by delivery. Section 47 dash negotiation by delivery. A promissory note, negotiation by delivery. Promissory note, bill of exchange or check. A promissory note, bill of exchange or check payable to the bearer. Payable to the bearer is negotiable by delivery thereof. Payable to the bearer is negotiable by delivery thereof. A promissory note, bill of exchange or check payable to the bearer is negotiable by mere delivery or delivery thereof. नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 6 डाल दो. सेक्शन 48 निगोसिएशन बाय एंडोर्समेंट. सेक्शन 48 निगोसिएशन बाय एंडोर्समेंट. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल तक की नोट्स कंप्लीट है, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हो, है ना. निगोसिएशन बाय एंडोर्समेंट में लिखो, promissory note, bill of exchange or check. Promissory note, bill of exchange or check. Payable order, payable
is negotiable by the holder. Payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. Both by endorsement and delivery thereof. हाँ, रुक जाओ अभी 2 मिनट। ये देखो चेक अभी देखा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो राइट हैंड साइड में चेक, राइट हैंड साइड में चेक का क्या होता है, डेट लिखा होता है। आपको पता है कोई भी चेक 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। देन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्रॉस किया है और बीच में अकाउंट पे लिखा है। तो अगर कोई भी चेक पे हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, उसको क्रॉस्ड चेक बोला जाता है। जनरल क्रॉसिंग होता है, स्पेशल क्रॉसिंग होता है, ये स्पेशल क्रॉसिंग है। मतलब क्या, आप सिर्फ 2 लाइंस डालो तो उसे क्रॉस चेक बोलते हैं, और 2 पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, दैट इज जनरल क्रॉसिंग। बट अगर आप पैरेलल लाइंस के अंदर होल्डर का नाम लिखो, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर बैंक का नाम लिखो, या 2 पैरेलल लाइंस के अंदर आप अकाउंट पे लिख दो, तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाता है। एक नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, अपने को नहीं है। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि सी जनरल क्रॉसिंग का क्या मतलब है, मैं आपको पहले वो समझाते हूँ। एक चेक है, एक चेक है, जनरल हमने इसको क्रॉस करके दे दिया, जनरल क्रॉस करके दे दिया, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ये चेक आपके काउंटर पे चलेगा क्या, काउंटर पे इनकैश नहीं होगा, जैसे बियरर होता है वैसे नहीं होगा। ये कहाँ पे इनकैश होएगा, वो पर्सन के पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में, मतलब पैसा कहाँ क्रेडिट होएगा, अकाउंट में। ये हो गया नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग। बट अगर कोई भी आप चेक पे स्पेशल क्रॉसिंग कर दो, स्पेशल क्रॉसिंग कर दो, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, स्पेशल क्रॉसिंग कर दो तो पर्टिकुलरली वो पर्सन को क्या करना पड़ता है, वही पर्सन को जाके अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना होता है, जिसे अकाउंट पे चेक कहते हैं, अकाउंट पे चेक कहते हैं। आपको इंटर में ऐसा बहुत सब डिटेल में है, अभी नहीं है, लेकिन आपको चेक के बारे में नॉलेज देने के लिए मैंने बताया। तो क्या आप ये क्रॉस लाइन ना करो तो चलेगा, चलेगा, वैसे भी चलेगा। बट आजकल ये तो किसी को चेक देते हैं तो सिक्योरिटी रीजन के लिए चेक के कॉर्नर में वो क्रॉस लाइन कर देते हैं, बीच में नहीं, बीच में किया तो वो कैंसल चेक बन जाएगा। इधर करो, इधर करो, कोई कॉर्नर में करो, दो कॉर्नर में आप क्या करो, पैरेलल क्रॉस लाइन करो, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज क्रॉस चेक। जो पर्सन को आपने चेक दिया है वो पर्सन उसके अकाउंट में ही वो पैसा क्या करवा पाएगा, क्रेडिट करवा पाएगा, दैट इज नोन एज जनरल क्रॉसिंग। ये देखो यहाँ पे नाम दिया है, ए मिस्टर नाम दिया है जिसका भी। देन रुपीस, रुपीस अपने को पहले लिखना होता है, जैसे अगर 9,000 है, 10,000 है, 5,000 है, यहाँ पे लिखा है 9,000 ओनली। एंड देन यहाँ पे डिजिट में लिखना होता है, रुपीस में लिखना होता है, सिग्नेचर है, स्टैंप है। ये कौन सी बैंक है, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का चेक है। क्या ये देखो, हर चेक का नंबर, ये जो नीचे रहता है ना सब में बॉटम में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चेक नंबर है, जैसे नोट का नंबर रहता है, सीरीज अलग रहती है, हर नोट का नंबर अलग रहेगा, हर नोट का नंबर। वैसे ही क्या हर चेक का, बैंक के चेक का नंबर अलग अलग रहेगा। यस, दिस सीरीज विल बी डिफरेंट इन एवरी केस, इन एवरी चेक। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब डुप्लीकेशन होने का चांस नहीं है, फ्रॉड होने का चांस नहीं है। सपोज ये बियरर चेक होता, ये बियरर चेक होता और मैंने किसी को ये चेक दे दिया होता, अभी चेक वो आदमी से खो गया, जैसे कल मैंने आपको बोला, उसने तुरंत मुझे कॉल लगाया, वो जो आपने चेक दिया था ना मैम वो खो गया है। मैं क्या करूंगी, मेरे, मैंने चेक दिया मतलब किसको ऑर्डर दिया था, मेरे बैंक को, खुद के मेरे बैंक को ऑर्डर दिया था कि ये पर्सन आएगा इसको पैसे दे देना, राइट। बट वो पर्सन से चेक खो गया, चोरी हो गया या गुम गया, जो भी हुआ, मैंने मेरे बैंक को तुरंत कॉल किया, कॉल करके बोला ये जो चेक नंबर है, ये मैंने नंबर बता दिया बैंक को, ये सीरियल नंबर बता दिया, ये सीरियल नंबर का चेक लेने के लिए आप कोई भी आ जाएगा तो उसका क्या कर दो, ट्रांजैक्शन फ्रीज कर देना, वो पर्सन को फ्रीज कर देना, हमको देखना है चोरी हुई है ना। तो ऐसा अपन कर सकते हैं।
हर चेक का नंबर यूनिक होता है, अलग होता है, इसके लिए फ्रॉड के चांसेस कम है। नंबर कैसे पता चलेगा? आपके पास जो चेकबुक होती है, जो चेकबुक मतलब अभी सपोज एक चेकबुक है, जैसे आपके पेज नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे ही चेक की सीरीज के अकॉर्डिंग आपके चेकबुक पे आपने क्या किया होता है, उसके नंबर्स होते हैं। जो चेक फाड़कर आप किसी और को देते हो, उसका डेटा आपके पास होता है, मतलब जो चेक को दे रहा है उसके पास ऑलरेडी होता है। तो उसमें आपको वो टेंशन नहीं कि नंबर कैसे फाइंड आउट करें, नंबर आपके पास होता है, बैंक के पास भी होता है। और आप क्योंकि बैंक के पास भी डेटा तो होगा ना कि हमने कौन से सीरीज का किस होल्डर को, कौन से सीरीज का किस अकाउंट होल्डर को दिया है, बैंक के पास भी सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो वो टेंशन की बात नहीं है। देन अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड निगोसिएशन, सेम वही वही पॉइंट उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाया, 46 47 48, जो मैंने 46 आपको मिला कि देयर इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या डिलीवरी को इंपॉर्टेंस है? ऑफ कोर्स हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के खुद के पास रखने से कुछ मजा आएगा। जैसे आपको केस में हो सकता है कि कोई एक XYZ पर्सन है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ही इज अ सप्लायर, ही इज अ क्रेडिटर एंड ही हैज ड्रॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, he was sending this bill of exchange along with the goods, गुड्स के साथ सेंड करने वाला था, बट देन वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके खुद का ग्राउंड में बच गया, गुड्स सेल कर दिए, और 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पैसे नहीं आए सामने वाले पार्टी से, तो अभी नाउ ही वांट्स टू sue। क्या वो सेव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या उसके वो बिल ऑफ एक्सचेंज का भले ही एक्सपायरी खत्म हो जाए 3 महीने में, लेकिन क्या उसका कोई इंपॉर्टेंस होगा? नहीं होगा। until and unless bill of exchange has not been negotiated, that means it has not been delivered to another person, it is of no use, it is just a, जब तक आप इंडोर्स नहीं करोगे, डिलीवर नहीं करोगे, तब तक इसका कोई भी यूज नहीं है। इतना ज्यादा डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस है। Delivery of instrument is essential, whether the instrument is payable to bearer or to order. चाहे आप bearer को पे करो या order को पे करो, इसमें मतलब क्या, भले ही negotiable instrument में नाम हो या ना हो, both the cases में जरूरी क्या होता है कि आप उसको सामने वाले को दो, मतलब डिलीवर करो। डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री, मतलब ऐसे एकदम चाकू की नोक पे बंदूक लेके खड़ा है कोई, वैसे नोट बनाने लगा रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वॉलेंट्री एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी पास द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। हमने ये चीज देखी थी कि हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्या इट इज एज गुड एज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी? यस। तो इन द सेम वे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिलीवरी कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। अगर वो इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी हो गया तो हम क्या समझेंगे? ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। डिलीवरी कैसा हो सकता है? इट कैन बी एक्चुअल और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल। एक्चुअल का मतलब होता है कि आप हाथों हाथ वो पर्सन को डायरेक्टली डिलीवर करो वो जो इंस्ट्रूमेंट है। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि वो पर्सन के बिहाफ पे, वो पर्सन के बिहाफ पे कोई आपके पास आएगा और वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा, क्या वैसा भी चलेगा? दोनों चलेगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो तो भी हमें चलेगा, एक्चुअल डिलीवरी हो तो भी हमें चलेगा। ये सारे सेक्शन हमने, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, एक्सप्लेन, समझ में आया? ये देखो यहाँ पे भी दिया है, एक्चुअल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली, एक हाथ में से दूसरे हाथ में दिया, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल डिलीवरी हैज टेक्स प्लेस। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट of the endorsee on behalf, whether endorser after the instrument endorsement or the instrument as an agent of the endorsee। जो endorser है ना, उसके behalf पे या उसका endorsee को मैं अभी के लिए प्रिंसिपल बोल देती हूँ, तो उसके behalf पे उसका एजेंट आ रहा है, उसका सर्वेंट आ रहा है, उसके पास काम करने वाला आ रहा है इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, तो ये भी क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, दैट इज वैलिड इन negotiable instrument। The contract or negotiable instrument until delivery remains incomplete and revocable. The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making and drawing of the negotiable instrument। क्या बोला है? डिलीवरी सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हो वो टाइम पे इंपॉर्टेंट है, कि इंस्ट्रूमेंट को पे करते हो वो टाइम पे इंपॉर्टेंट है।
आपकी डिलीवरी जैसे ही आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना दोगे, चेक बना दोगे, क्या एज सुन एज यू मेक द बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक उसका डिलीवरी होना चाहिए? इसमें आपके कुछ फायदा है नहीं है। The right in the instrument are not transferred to the endorsee unless the endorsement has been delivered. मतलब क्या, आपके right and privileges सामने वाले को तभी जाके ट्रांसफर हो गए जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तभी जाके राइट्स ट्रांसफर हो गए, नहीं तो तब तक राइट्स आपके पास रह जाएंगे। और अगर सामने वाले ने पे नहीं भी किया इन ड्यू कोर्स, क्या आप उनकी सू कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको भूल गए थे इंस्ट्रूमेंट देना, गलती आपकी है। If a person makes the endorsement of the instrument, but endorsement किया, endorsement किया, ठीक है, but before the same could be delivered to the endorsee, the endorsee dies, the legal representative of this person cannot negotiate the same by mere delivery thereof. In case ऐसा हमको जो एक्सचेंज या जो इंस्ट्रूमेंट जिसको इंडोर्स करना है उसका डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, तो उसके जो राइट एंड प्रिविलेजेस है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे क्या? यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जो इंडोर्स है वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस उसके ही होंगे जिसका हमने नाम लिखा है। ऑर्डर के केस में बोल रही हूँ, अगर उसका डेथ हो गया इन केस, तो ऐसा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सारी चीजें समझ गई? ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, क्या वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए? यस, वॉलेंट्री ट्रांसफर होना चाहिए, अपनी मर्जी से ट्रांसफर होना चाहिए। इन केस ट्रांसफर हो जाता है एंड इंडोसी का डेथ हो जाता है, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट जितनी इंडोसी की राइट्स एंड प्रिविलेजेस है, क्या उसको लीगल राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे क्या? नो, आंसर इज नो। हमारा इंडोर्समेंट मतलब हमारा जो डिलीवरी है एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव है, दोनों भी चलेगा आपको। एक्चुअल मतलब क्या, इन पर्सन फिजिकली आप गुड्स को, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, और कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, वाया एनी पर्सन, वाया एनी एजेंट, वाया एनी सर्वेंट आप क्या कर रहे हो, इंडोर्समेंट का, इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्समेंट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी कर रहे हो, तो वो केस में चलेगा। आपने जो पॉइंट्स लिखे एक दो पॉइंट्स और कंटिन्यू कर लेंगे, चलो सब कुछ हो जाएगा। पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, 7th? हाँ, डिलीवरी मस्ट नहीं लिखा था हमने, है ना? लिखो, द डिलीवरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वॉलेंट्री, द डिलीवरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वॉलेंट्री। उसका अगला 8th पॉइंट लिखो, डिलीवरी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या, स्व इच्छा, खुद की मर्जी से होना चाहिए, किसी को दबाव डाल के नहीं होना चाहिए, बाय मेयर विल ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 8, द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी, ये सारे बहुत सारे पॉइंट है, मैं सम अप करके आपको दे रही हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी पास द in a person should be pass property in instrument to the person, property in instrument to the person it is delivered, to whom it is delivered। हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव पॉइंट लिख लिया है, राइट? हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग लिखना था, ये वाला पॉइंट में लिख लेंगे, चलो। Actual delivery takes place when the instrument changes। एक्चुअली ये पॉइंट आप अपने पॉइंट के साथ मर्ज करना चाहिए, तो बाद में आप जब आंसर लिखोगे तो वैसे मर्ज कर देना। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस when instrument changes hands physically, instrument changes hand physically। actual delivery takes place when instrument changes hand physically। उसके ही आगे कॉमा देके लिख लेंगे, constructive delivery takes place when
instrument is delivered to the constructive delivery takes place when instrument is delivered to the agent, clerk, servant, agent, comma clerk, comma servant of the endorsee on his behalf. Agent, clerk, servant of the endorsee on his behalf. नहीं बोलो, जो सोगा में था वैसा नहीं, वैसा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले सकते, किसी के थ्रू अगर भेजा तो कंस्ट्रक्टिव, कस्टडी चेंज किया तभी कस्टडी चेंज वो गुड्स का था, यहाँ पे भी कस्टडी वैसे चेंज हुई ना, जैसे एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर्वेंट के हाथ में दिया, सर्वेंट ने उसके हाथ में दिया, तो क्या कस्टडी ऑफ गुड्स चेंज हुआ, बोल सकते कि बाबा हुआ है वैसे। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, until delivery is completed, until delivery is completed, remains, until the delivery is completed, the contract remains incomplete and irrevocable. Sorry, irrevocable. Contract remains incomplete and irrevocable until the delivery is completed. Contract remains what? Incomplete and irrevocable. क्या मीनिंग हुआ? जब तक आपका negotiable instrument का डिलीवरी नहीं होती तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट माना जाएगा और irrevocable आप उसको कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हो ट्रांजेक्शन को। ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो, delivery is essential at the time of buying of negotiable instrument. Delivery is क्या बोला मैंने? Essential at the time of buying of negotiable instrument, comma, if it is not transferred to industry, comma, if it is not transferred to industry, it will remain incomplete. It will remain incomplete. नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लेना, लास्ट पॉइंट है endorsement of instrument, endorsement of instrument, see, endorsement of instrument delivered to endorsee, the endorser dies, उसके आगे लिखो the endorser dies, comma, the endorser dies, the legal representative of deceased person, मतलब जो जिसका डेथ हुआ है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट निगोशिएट द सेम बाय, निगोशिएट कैसे करेंगे? आइदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट, है ना? कैनॉट निगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट।
The negotiable instrument could be delivered to endorsee, and if endorser dies, the legal representative of deceased person cannot negotiate the same by delivery. मतलब क्या, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके पास वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस आएंगे क्या, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम था नहीं आएंगे. चेक, अच्छा सुना है कि बाबा चेक डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब क्या है, कैंसिल बोल सकते हैं. हमने चेक भिजवाया था वो कैंसिल हो गया, दैट इज नथिंग बट डिसऑनर ऑफ चेक. हाउ चेक विल डिसऑनर, विल बी डिसऑनर, टेल मी द रीजंस. चेक आपका कैसे, क्या मतलब चेक रिजेक्ट कैसे हुआ बैंक की तरफ से. बैंक में पैसे ही नहीं थे, अकाउंट में आपके पैसे ही नहीं है, अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए, आपने 10,000 का चेक दिया किसी को. ये भी एक ऑफेंस है. ये भी एक ऑफेंस है, मतलब आप ऐसी मजाक मस्ती नहीं कर सकते हो बैंक के साथ. बैंक बोलेगा हम उसके लिए थोड़ी बैठे, तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस. हाँ, साइट, साइन, एग्जैक्टली, वेरी नाइस. अगर आपकी साइन सही नहीं है तो आपको वो कैंसिल करवा देंगे. बोलो, ओवर राइटिंग अगर चेक पे है तो आपका चेक क्या करवा देंगे, वो रिजेक्ट करवा देंगे, उसको सही से करके लेके आओ बोलेंगे. और क्या रीजन है, चेक इनकम्प्लीट, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, आधा अधूरा नाम हो, स्पेलिंग ना हो व्यवस्थित, तो ओके. अमाउंट में गड़बड़ है मतलब क्या, जो हमने डिजिट में लिखा वहां 10,000 लिखा, और जहां पे न्यूमरिक्स में लिखना था वहां पे मैंने उल्टा बोला क्या. हाँ, तो वहां पे हमने 1 लाख ऐसे लिखा, तो वो मिसमैच हो गया, इसके लिए उन्होंने हमको हमारा चेक रिजेक्ट कर दिया. ओके, ये सारे अकाउंट नंबर में अगर गड़बड़ी हो गई तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन योर चेक गेट रिजेक्टेड बाय द बैंक. बैंक से आपका चेक रिजेक्ट होगा. बट एक मेन रीजन ये है कि अगर आपके अकाउंट में इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स हो, आपके अकाउंट में फंड्स का कमी हो, तो आपका चेक रिजेक्ट होगा, बट इट विल बी कंसिडर एज एन ऑफेंस. बाकी चीजें तो फाइन है, कभी साइन में प्रॉब्लम, कभी नेम में प्रॉब्लम, कभी अकाउंट नंबर, डेट वगैरह चीजों में प्रॉब्लम है. सो ऑल दिस थिंग्स आर ओके, बैंक आपको रेक्टिफाई करने को बोल सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट अगर चेक में आई मीन अगर फंड्स में, आपके अकाउंट में फंड्स कम हो, इनसफिशिएंट फंड्स हो, और आपने उससे ज्यादा अब क्या दिया, चेक दिया, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा. यू विल बी पनिशेबल, आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और आप पनिशेबल भी हो सकते हो. डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी मतलब क्या, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स एक्सेट्रा ऑफ फंड्स, क्या है, इन अकाउंट वेर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विथ अ बैंकर. मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट बैंक में था, बैंक में होगा, जैसे आपका HDFC में होगा, SBI में होगा, है ना, अलग अलग बैंकों में सबका अकाउंट है, सब गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, अकाउंट तो होगा. सो सबका अकाउंट होगा डेफिनेटली. फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम द अकाउंट. अभी आपको किसी के पैसे देने हैं, आपको किसी के पैसे देने, और आपने क्या सोचा, आपके पास चेकबुक है, बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो आपने सोचा कि एक काम करता हूँ, चेक से पैसे देता हूँ, चेक से पैसे देता हूँ फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ डेट और लाइबिलिटी. आपको पैसे देने, आपका लाइबिलिटी है, चाहे आपको पूरे पैसे देने हो या आपको आधे पैसे देने हो, आपको पैसे किससे देना है, उसको चेक से पैसे देना है, ऐसे आपने सोचा. इज रिटर्न बाय बैंक अनपेड, और वो चेक क्या किया बैंक ने, बिना पे किए ही आपको क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया. क्या रीजन हो सकता है, because of the amount of money standing on credit is insufficient to the honor of check. हो सकता है कि बाबा आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है, 50,000 रुपीज यू हैव, एंड आपने चेक किया 52,000 का, आपने चेक ड्रॉ किया 55,000 का, तो क्या वो चेक आपका रिटर्न आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिसऑनर आ जाएगा ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड. कि ऐसा होगा, 54,000 का चेक किया ना आपने, 50,000 तो थे, 50 चले गए, 4 बाकी, ऐसा होता है क्या. आइदर आपका पूरा ट्रांजेक्शन रिजेक्ट होगा और पूरा ट्रांजेक्शन वैलिडेट होगा, आइदर डिसो होगा या फिर वैलिडेट होगा, कुछ तो एक होगा. कि जितना पैसा है उतना कट जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ना ही आपने ऐसा कभी सुना होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है.
that if exceed the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with a bank. एग्रीमेंट मेड विथ अ बैंक मतलब क्या, हर एक चीज का लिमिट होता है। जैसे आपके आपका एटीएम का क्या विड्रॉल लिमिट है क्या, किसी का 25,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, एटीएम का विड्रॉल लिमिट होता है। वैसे ही आपका चेक का भी, जैसे आप चेकबुक निकालते हो, ये चेकबुक के लिए अप्लाई करते हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, किसी का सेविंग अकाउंट होता है, किसी का करंट अकाउंट होता है। तो क्या करंट अकाउंट मतलब क्या, जनरली जो बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं, डेली उनका कैश बहुत ज्यादा होता है, वो अकाउंट में विड्रॉल बहुत होता है, डिपॉजिट बहुत होता है, तो उनका चेक का जो लिमिट है बैंक वालों ने एक्सीड करके दिया होता है। बट हमारा जो सेविंग अकाउंट, नॉर्मल हमारा जो बेसिक अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसका चेक का एक लिमिट होता है और हर बैंक के हिसाब से वो लिमिट डिफर करता है। एसबीआई का अलग होगा, एचडीएफसी का अलग होगा, हर एक इंडिविजुअल के लिए भी डिफर करता है, हर एक का जो सिबिल स्कोर होता है उसके हिसाब से सारी चीजें रहती है। तो अगर हमने हमारे डिसाइडेड लिमिट से ज्यादा कुछ गड़बड़ी कर दी या हम उसको ओवर रूल कर रहे हैं, वी कैन से एक्सीड कर रहे हैं लिमिट को, तो इसे क्या माना जाएगा, एक टाइप का ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आप बैंक को क्या कर रहे हो, ट्रबल कर रहे हो कुछ भी अमाउंट लिख के, हालांकि आपको आपकी लिमिट तो पता है। सो ये एक टाइप का ऑफेंस माना जाएगा। सच पर्सन shall be deemed to have committed an offense and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। आपको 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है बैंक की तरफ से, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, ओवर रूल किया है लिमिट को या ट्रबल किया है बैंक को। और विथ अ फाइन विच में एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। जितने का भी चेक रहेगा, 50,000 का है तो 1 लाख की फाइन लगेगी, 1 लाख का है तो 2 लाख की फाइन लगेगी। जितना भी चेक का अमाउंट है उससे डबल की आपको क्या लग सकती है, फाइन लग सकती है। एंड विच विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द ऑफेंस। आपको जो लिमिट प्रिस्क्राइब करके दिया है वो लिमिट से ऊपर आप कुछ चेक ड्रॉ करते हो, अकाउंट में ना होने के बाद भी वो लिमिट से ऊपर आप चेक ड्रॉ करते हो, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस एंड यू कैन बी पनिशेबल अप टू imprisonment of 2 years. It can extend to 2 years and fine which may go up to double the amount of the check, twice the amount of the check. चेक का जितना रुपया उससे ज्यादा आपको फाइन लग सकती है। ये आपको समझा एकदम अच्छे से। हाँ, छोटी मोटी चीजें जो होती है, छोटी मोटी चीजें मतलब क्या कि साइन में वगैरह प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको क्या बैंक जेल में डाल देगी क्या, नहीं, आपको बैंक आपका इधर चेक रिजेक्ट करेगी, आपको रेक्टिफाई करने बोलेगी, सर हमारे सामने साइन करके दिखाओ, या सर हमें साइन चेंज करके चाहिए। या कभी कभी क्या हो जाता है, हमने अगर चेक दिया भी और यहाँ पे सपोज साइन किया तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, काम करो बैक साइड भी साइन कर दो, तो हमें पीछे भी एक साइन करने लगाती है जस्ट टू चेक और जस्ट टू कंफर्म की इसी पर्सन का साइन है ना। तो ये सारी चीजें बैंक करती है अगर उनको डाउट आया तो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, बाकी कुछ नहीं। अभी 138 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ना हो ड्यू टू एनी रीजन, आपको कोई लाइबिलिटी पे करना है, आपको चैरिटी करना है, आपको डोनेशन करना है, आपको कोई भी रीजन के लिए पैसा देना हो और आपने फंड से ज्यादा चेक ड्रॉ किया, जो भी आपको लिमिट प्रिस्क्राइब की है उससे ज्यादा, लिमिट के अंदर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिट प्रिस्क्राइब की है उससे ज्यादा किया तो देन ये क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा एंड द पर्सन इन डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल। ओके, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे 138 मतलब ये वाला सेक्शन जो हमने अभी देखा, चेक डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। फिर कुछ चीजें ऐसी हमारे पास, कुछ लिस्ट ऐसी है जहां पे सेक्शन 138 अप्लाई नहीं करता या वर्क नहीं करता। क्या, कहां पे, कौन से चीजों में, अनलेस द बिलो गिवन कंडीशंस आर कंप्लाइड विथ, जब तक नीचे की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है 138 अप्लाई नहीं करता। वी विल सी ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, इफ अ चेक हैज बीन प्रेजेंट करना मतलब क्या, प्रेजेंट करने का मतलब होता है अगर आपके पास चेक आया, आप चेक लेके बैंक में जा रहे हो, चेक लेके बैंक में किसके लिए जाते हो, हमें पैसा दो या हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करो, दैट इज नथिंग बट अ प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। प्रेजेंटमेंट इज कंसिडर एज यू आर गिविंग द चेक टू द बैंक to withdraw the money, you can say, or to credit the money in your bank account. Check presented within the validity period has been presented to the bank within period of 3 months। ये मैंने बोला, कोई भी चेक का प्रेजेंटमेंट का ड्यूरेशन कितना होता है,
3 मंथ्स का प्रेजेंटमेंट का ड्यूरेशन होता है ऑन विच इट हैज बीन ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। आपने चाहे वैलिडिटी के पीरियड के टाइम तक कभी भी आए तो बैंक आपको पैसा देगी, चेक एक्सपायर होने के बाद आए तो नहीं नहीं देगी। बट वो 3 मंथ के ड्यूरेशन में आप कभी भी बैंक के पास गए तो बैंक आपको पैसा देगी, आपके ऊपर कोई 138 का सेक्शन नहीं लगेगा। 138 का सेक्शन तभी लगता है जब किसी ने कोई फ्रॉडुलेंट हरकत की हो, तभी जाके लगता है। अगर कोई टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रॉपर 3 मंथ्स का जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर बैंक को अप्रोच करके ऑनेस्टली वैलिडली पैसा निकाले तो कोई बैंक कुछ करेगा क्या? ये सेक्शन 138 विल नॉट अप्लाई। डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू द नोटिस। नोटिस का मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे चेक दिया मतलब एक ऑर्डर दिया सो जो पर्सन ने आपको चेक दिया है उसने क्या उसके बैंक को ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर इसको पे कर देना, राइट? तो बैंक के पास भी ये इंफॉर्मेशन रहती है और वो 3 महीने सामने वाला पर्सन अगर 3 महीने एक्सपायर होते होते या 3 महीने के एंड तक भी बैंक को जाके पैसे नहीं विड्रॉ कर पाया तो बैंक से क्या जाता है, एक नोटिस जाता है वो पर्सन को कि सर आपको क्या करना था, चेक विड्रॉ करने आना था, वैलिडिटी पीरियड इसका खत्म हो जाएगा। सो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को जैसे ही क्या मिल गया, नोटिस मिल गया, नोटिस बैंक से नोटिस मिलने के तुरंत बाद क्विकली कहाँ चला गया, ये बैंक में चला गया। तो इसने क्या सारी चीजें मानी है? हाँ, नोटिस मिला, वो बेचारा बैंक में चला गया, 3 महीने अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो तब यहाँ पे उस पे 138 का कोई सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। या फेल्यूर ऑफ ड्रॉवर टू मेक पेमेंट, ड्रॉवर ने पेमेंट नहीं किया या ड्रॉवर फेल्स टू मेक द पेमेंट, ये केस में क्या किसी कोई ड्रॉई की या किसी और की गलती है? नहीं, ड्रॉई की नहीं है, ना ही पेई की गलती है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ही किसने नहीं दिया, ड्रॉवर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, ही फॉरगॉट टू मेक द पेमेंट। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाबा ड्रॉवर ने चेक बनाया हो और उसके ड्रॉवर में रख दिया हो सकता है ड्रॉवर चेक द केप द चेक समवेयर और उसने क्या नहीं किया, निगोशिएट ही नहीं किया, मेयर डिलीवर्ड नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया, तो ये केस में हम किसी की गलती नहीं मानेंगे। और ये जो डेट और लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर और डेटर के बीच में, ये लीगल डेट होना चाहिए। लीगल डेट मतलब कोई भी लीगल पैसा, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ड्रग्स के केस में, इसके केस में, उसके केस में लीगल गुड्स का सप्लाई होना चाहिए और सामने वाले से लीगल पैसा आना होना चाहिए, तभी जाके आप क्या करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, चेक क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ है ये बताना पड़ेगा, किसके लिए क्या, मतलब ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ है, किस रिगार्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट है, गुड सप्लाई हो, मटेरियल सप्लाई हो, स्टॉक हो, किस रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है वो भी होता है। आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो नरे आप यहाँ भी फाउंडेशन में हो ना, तो आप नरेशन लिखते हो क्या, आप हाँ, तो नरेशन जो आप नरेशन लिखते हो ब्रैकेट में, उससे पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन किसका था, या आपके बैंक चार्जेस थे, या आपके कोई एक्सपेंसेस थे, तो उससे वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, बताना पड़ेगा। क्या चेक का डिसऑनर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, डिसऑनर ऑफ चेक विल बी कंसिडर एज criminal offense and any person in default will be punishable. How? Punishable up to 2 years. He can get imprisonment up to 2 years. 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 साल तक की। तो हम ऐसा बोलेंगे कि द इम्प्रिजमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 2 years। और जो अमाउंट है पेनाल्टी का भरना पड़ता है वो इट विल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। जो चेक में गड़बड़ी की है, जो चेक आपने डिसऑनर करवाया है, उसके ट्वाइस क्या होगा, आपको भरना पड़ेगा। देन है प्रेजेंटमेंट की बात कर लेंगे। प्रेजेंटमेंट की बात कर लेंगे। प्रेजेंटमेंट मतलब क्या, मैंने बोला आपके पास अगर कोई चेक आया तो वो चेक लेकर आप कहाँ जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, बैंक में चेक को प्रेजेंट कर रहे हो, बैंक में चेक को डिस्प्ले कर रहे हो कि सर देखो मैं 3 महीने के बीच में आ गया हूँ या 3 महीने के बीच में आ गई हूँ, मेरे को मेरा चेक का क्या करो, पैसा दे दो, क्रॉस्ड होगा तो अकाउंट में दे दो, अकाउंट पे ही होगा तो मैं ही खुद आया हूँ, है ना, जो भी है आप आपके हिसाब से मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवा दो, बियरर होगा तो काउंटर पे दे दो। ये क्या होता है, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपका चेक हो, चाहे आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर आपका
प्रॉमिसरी नोट हो। तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, करना चाहिए, करते हैं। बिल ऑफ, आपने देखा था क्या आफ्टर डेट, ऑन डेट, आफ्टर साइट, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है कुछ ऐसा, कैलकुलेट किया है क्या? एक्स्ट्रा 3 दिन होते हैं, ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज गिवन, आफ्टर साइट में होते हैं, नहीं होते। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट का मतलब होता है उसके ऊपर आपका टाइम नहीं दिया होता, टाइम एंड प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड देयरइन फॉर द प्रेजेंटमेंट। प्लेस मतलब क्या, आपको कहाँ प्रेजेंट करना है। अभी चेक होगा तो कहाँ प्रेजेंट करोगे, बैंकर के घर जाओगे क्या? नहीं, बैंक में जाओगे, सो वो रीजनेबल प्लेस होगा। अगर क्रेडिटर डेटर में से दोनों पार्टीज होंगे तो क्या उनके घर पे जाओगे, चलेगा, घर पे गए तो चलेगा, नहीं तो प्रॉपर बिजनेस प्लेस जो भी होगा, उनका दुकान होगा, गोडाउन होगा, वहां पे आप प्रेजेंट करोगे इंस्ट्रूमेंट को। by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and the business hour on a business day। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट पे ना ही हमने लोकेशन, ना ही हमने प्लेस लिखा, ना ही हमने डेट लिखा, तो अभी प्लेस भी नहीं लिखा, डेट भी नहीं लिखा, तो क्या कभी भी प्रेजेंट करो, क्या मन मर्जी है? नहीं, एक रीजनेबल टाइम होता है हर एक ट्रांजैक्शन का, बीच में डिफर फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। तो एक रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल प्लेस पे, इन बिजनेस आवर आपको प्रेजेंट करना होता है। नहीं तो एक क्रेडिटर और डेटर का ट्रांजैक्शन हुआ, क्रेडिटर सवेरे 10 बजे से लेकर तो शाम में 7 बजे तक उसकी दुकान पे रहता है, गुड सप्लाई दुकान या गोडाउन पे रहता है, तो उनका प्रॉपर रीजनेबल प्लेस क्या हो गया जहां पे आपने प्रेजेंट करना चाहिए, हिज शॉप और हिज गोडाउन, राइट, शॉप और गोडाउन। और रीजनेबल प्लेस क्या हो गया, बिजनेस आवर्स 10 से लेके 7 तक। नहीं तो एकदम रात के 3 बजे उसकी घंटी बज जाए, अरे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करने आया हूँ, ऐसे जमेगा क्या? नहीं बने जमेगा। अगर वो आफ्टर साइट हो तो दैट शुड बी प्रेजेंटेड विद इन reasonable time, reasonable place. If in default of the presentment, no party is liable thereon the person making such default, if the drawee cannot after reasonable search be found। क्या हो गया यहाँ पे, सर्च करने के बाद भी अगर जो पर्सन ने बिल ड्रॉ किया वही गायब हो गया तो मिला ही नहीं। अभी अगर वो मिला नहीं है तो क्या ड्रॉअर की कोई गलती है? नहीं है, तो इस केस में दैट पर्सन विल नॉट बी पनिशेबल। प्रेजेंटमेंट ऑफ हमने क्या देखा, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या सामने वाला, हम बिल ऑफ एक्सचेंज जिस पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसने एक्सेप्ट करना ही उतना भी जरूरी होता है? यस, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ कर रहा है सिर्फ उसकी मर्जी है क्या ड्रॉ करना? नहीं, अनदर पर्सन और अनदर पार्टी दैट इज डेटर शुड एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए हमने बोला कि प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, रीजनेबल प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। अभी है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इट इज अ मेयर एक्नॉलेजमेंट और मेयर अंडरटेकिंग, मेयर प्रॉमिस टू पे। अगर वो आफ्टर साइट है तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर thereof for site if it can after reasonable search be found by a person entitled to demand the payment within the reasonable time। कुछ नहीं, इन्होंने क्या बोला है, चाहे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे आपका प्रोमिसरी नोट हो, आफ्टर साइट है ना, आफ्टर साइट है ना, ओके, क्या करो, इसको रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट कर दो, चाहे एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर दो या फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दो। रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल प्लेस होना चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या होता है? बिजनेस आवर्स। रीजनेबल प्लेस क्या होता है? आपका बिजनेस प्लेस, या फिर अगर कुछ नहीं होगा तो घर। Drawings time for deliberation, the holder must, if so required by the drawee, bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours to consider whether will accept it। और deliberation का मतलब होता है टाइम का allotment, कितना टाइम deliberate किया है। अगर सपोज कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और बाद में 2 पब्लिक हॉलीडेज आ गए, पब्लिक हॉलीडेज आ गए, तो क्या उसका, आपने देखा है, उसका प्रायर डे कंसिडर किया जाता है या क्या? प्रायर डे। और अगर सडन हॉलीडे आ गया तो किसके लिए ये चीज कंसीडर कर रहे हो आप? ड्रॉ करने के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के लिए, है ना। ड्रॉ करने के लिए कि रिडीम करने के लिए? निकालने के लिए, मतलब रिडीम बोलू, रिडीम करने के लिए। अगर जो दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया तो प्रायर डे यू कैन
गेट द मनी, और अगर सडन हॉलीडे आ गया तो फिर उसके अगले दिन आप जाके लेके आते हो। तो यहाँ पे ड्रॉई को कितना टाइम डेलिबरेट किया है, 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे, एक्सेप्टेंस के लिए। पब्लिक हॉलीडे छोड़कर हमने कितना टाइम डेलिबरेट डेलिबरेट किया है, अलॉट किया है, 48 घंटे 48 आवर्स अलॉट किए हैं कंसीडर करने के लिए, वेदर ही विल एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट और ही विल रिजेक्ट द इंस्ट्रूमेंट। उसको थोड़ा टाइम दिया, 2 दिन सोच भाई तू, और फिर मेरे को बता, फिर हमको बता कि तू रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे छोड़कर। देन प्रेजेंट मेंट फॉर पेमेंट, present meant for maker, acceptor or debtor respectively on the behalf of the holder, thereafter provided। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहेगा, क्या वो दिन वो प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए? यस, वो दिन वो प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या रहेगा? इट शुड आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट मेड ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, 10 से 7, 10 से 9, 10 से 10, जो भी बिजनेस आवर्स है यूजुअल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। और रीजनेबल प्लेस मतलब क्या? जो भी आपका बिजनेस प्लेस होगा वो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट अगर होगा तो सवाल ही नहीं ना। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट होगा मतलब ऑलरेडी वहां पे क्या मेंशन्ड है, डेट मेंशन्ड है, तो आपको जो भी मैच्योरिटी का डेट है वो डेट पे आके दे देना। इनफैक्ट आपको ग्रेस डे भी मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, तो वो आप सब कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंटमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट होगा तो, इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़ी थोड़ी किस्तों में आपको पे करना है, तो ये प्रॉमिसरी नोट इज पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड। फिर कब प्रेजेंट की जाती है? ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इट इज प्रेजेंटेड for the payment of third party after the date is fixed for the payment of each installment, and non payment of such presentment has been effect as non payment of the note of maturity। मतलब क्या है, अगर आपने एक आधा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो ऐसा माना जाएगा कि ये क्या है, पूरे के पूरे प्रॉमिसरी नोट को आपने क्या नहीं किया, पे नहीं किया, मैच्योरिटी पे आपने पे नहीं किया। भले ही आप बीच में का एक भी इंस्टॉलमेंट ना पे करो तो हम ऐसा मान लेंगे। थोड़ा लिखवा के दूं क्या? कंफ्यूज नहीं हो रहा है? छोटे 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 पॉइंट्स है, इसके लिए मैं लेते जा रही हूँ, लिखवा के दे दूं? चलो लिखो, यहाँ तक किया है, फिर रिवाइज करके फिर लिखेंगे। कुछ थोड़ा ही बचा था बट इतना भी थोड़ा नहीं है, चलो ठीक है। 46, 47, 48 मैंने पूरा सम अप करके पॉइंटर फॉर्म में दे दिया है आपको। सेक्शन 138 लिखना था, राइट? लिखो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, सेक्शन 138। Dishonor of check for insufficiency of funds in the accounts, section 138। लिखो, if check is drawn on a person, हाँ मेन पॉइंट लिखो। सेक्शन भी लिख लेना, 138 सेक्शन। मैं शॉर्ट में करके देती हूँ, रुको, सम अप करके देती हूँ पॉइंट्स। सेक्शन 138 लिखो, लिख दिया? इफ 138, if check is drawn on a is if check is drawn by a person, लिखो on a नहीं, if check is drawn by a person on an account maintained by him, if check is drawn by a person on an account maintained by him, discharge of debt, for the discharge of debt,
either wholly or partly for discharge of debt, either wholly or partly. लिखो check is given either for gift or donation. If check is given either for gift, donation, or give donation or discharge of moral obligation or discharge of moral obligation will be considered in this section. Will be considered in this section. Sorry, will not be considered in this section. इसमें और एक चीज ऐड कर लो. गिफ्ट डोनेशन चैरिटी में और एक चीज ऐड कर लो. इलीगल कंसिडरेशन. मेन और illegal consideration will be considered, will not be considered in this section, will not be considered in this section. Illegal consideration. आप चैरिटी दे रहे हो, गिफ्ट ऑब्लिगेशन कर रहे हो, इलीगल कोई कंसिडरेशन है, will not be considered in 138. अगला लिखो, if bank return the check unpaid, if bank return the check unpaid because बिकॉज का भी दो पॉइंट्स लिखेंगे. बिकॉज का नंबर 1 लिखो, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन बैंक to honor the check, because of insufficient funds in bank to honor the check. And दूसरा amount exceed will arrangement made with bank. Amount exceed by an arrangement made with bank. नीचे के लाइन में लिखो, such a person shall be deemed to have. ये वाला देखते हैं. Such person shall be deemed to have done offense of dishonor of check, deemed to have offense of dishonor of check, which is a criminal offense. Dishonor of check, which is a criminal offense, and that person is punishable with, and that person is punishable with imprisonment up to 2 years. Up to 2 years. और फाइन अप और एंड नहीं है, और है, और फाइन अप टू इज द अमाउंट ऑफ द चेक. कभी लग सकता है, और बोथ, और फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और कभी कभी या ये कभी कभी बोथ.
देन सेक्शन 138 एक्सटेंडेड है। एक्चुअली सेक्शन 139 में क्या बोला है? अगर सेक्शन 138 में अगर सेक्शन 138 में चेक डिसऑनर ऐसे मानेंगे कि ड्यू टू चेक डिसऑनर हो गया। दिस रीजन मतलब क्या? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। assumption assumption का मतलब होता है which is assumed by law in the legal circumstances which has been assumed। और हमारी legal circumstances क्या है कि हमारा अकाउंट में बैलेंस कैसा है? कम है, इनसफिशिएंट है। दैट इज द रिपीटेड assumption। चलो नीचे लिख दो, एक लाइन लिख दो। स्टार करके एक पॉइंट लिख दो। व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड, व्हेन a check is dishonored, it shall be assumed as if अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तो क्या assume करेंगे? When a check is dishonored, it shall be assumed that the check received, the check received the check received the check of the nature referred in section 138 of the nature referred in section 138। 138 में क्या किया था? किस चीज के लिए? आपका लायबिलिटी आइदर होली और पार्टली डिस्चार्ज करने के लिए चेक था। रेफर्ड इन सेक्शन 138 फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। होली पार्टली मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। इसके आगे लिखो दैट इज रिबूटेबल अजम्पशन बाय सेक्शन 139। दैट इज रिबूटेबल अजम्पशन बाय सेक्शन 139। That is rebuttable assumption by section 139। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे समरी में जैसा है हम कल फिर से समझेंगे और चार्ट बनाएंगे सो दैट आपको समझेगा कि प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी क्या है, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक क्या है। तीनों को अलग बाइफरगेट करके अपन चार्ट ही बना लेंगे। सो सब साथ में कंबाइनली आप पढ़ सकोगे। और इसके बाद कहाँ पे प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी होता है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक पॉइंट है। एंड देयर इज रूल फॉर कंपेंसेशन, और एक पॉइंट बचा है। तो ऐसे हमारा चैप्टर अभी ऑलमोस्ट एक लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे कल और परसों दूसरे वाली बैच का है, तो आप लोग अटेंड करो तो आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप लोग समझना कि रिवीजन के लिए अटेंड कर रहे हो, तो पूरा प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। जिसके नोटबुक इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करो। डिफरेंस का नोटबुक जिसका इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करो। और इसके क्वेश्चंस मैंने दो ही करवाए थे, है ना। दो नहीं, एक ही सिर्फ, एक दो की है। दोनों की सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। नंबर वन देखो, समझ लेंगे अभी, आप घर पे सॉल्व करो। एम ड्रॉ अ चेक, एम ड्रीव अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख एन। एन है ड्रॉइंग कौन है, और डब्ल्यू ड्रॉइंग कौन है,
हाँ, ड्रॉई इज ए बैंक सब्सिक्वेंटली डिलीवर्ड टू मतलब क्या, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बना के उसका मेन फीचर फुलफिल किया, क्या है, डिलीवरी इज द मेन फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी कर दिया। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ चेक एंड इंडोर्स द सेम टू सी, एन ने इंडोर्स कर दिया है, ओके, बट कीप इन द लॉकर। एन ने क्या किया, सी को इंडोर्स करना चाहा था, बट सी को इंडोर्स कर दिया सी के नाम से, एंड ही कीप्ट दैट चेक इन हिज ड्रॉवर ओनली, लॉकर ओनली। आफ्टर सम टाइम एन डाइड एंड टू फाउंड द चेक इन एंड सेफ लॉकर, टू को मिल गया। डज दिस अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? व्हाई? बिकॉज ड्रॉवर मर गया, बट देयर इज नो मेयर डिलीवरी। हमें इंडोर्समेंट के लिए ट्रांसफरेबिलिटी का फीचर होना चाहिए निगोशिएशन के लिए, एंड द फीचर इज नॉट फुलफिल्ड, सो यहाँ पे देयर इज नो आंसर। पता है, अच्छे से लिख पाओगे? कैसे लिखना है? प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर होमवर्क। चलो और एक डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क फॉर टुमारो में अलग कलर के पेन से। भोलेनाथ का देखो ये क्या है, भोलेनाथ ड्रॉ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। आफ्टर हैविंग इश्यूड द चेक, भोलेनाथ रिक्वेस्टेड Surender not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank in respect of the check issued to Surender. Decide under the provision of negotiable instrument whether the said act of the Bholenath constitute an offense. प्लीज कर दिया, प्रेजेंट मत कर बोले, अभी तक प्रेजेंटमेंट वैसे बाकी है तो शायद आप ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके नो प्रॉब्लम। बट मुझे आंसर बता दो, क्या लगता है आपको कि ये जो भोलेनाथ का एक्टिविटी है, क्या ये ऑफेंस मानेंगे अपन कि नहीं? नहीं मानेंगे, क्यों? क्या चेक को आप फ्रीज कर सकते हो तो बिना काम का? होने के पहले यू कैन रिवोक, डिलीवरी हो गई ना? नहीं अभी तक, ठीक है, प्रेजेंट करने से पहले रिवोक कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ये आंसर सॉल्व मत करना, अपन प्रेजेंटमेंट के बाद सब सॉल्व में करवा देंगे क्लास में। सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। और आपको आपके टारगेट्स तो पता ही है, ये वीक में क्या करना है, अगले वीक में क्या करना है। सो आई वांट कंपनी एंड एलएलपी टू बी कंप्लीटेड टुगेदर नाउ। टुगेदर मतलब जितना टाइम अलॉट किया है उतने में क्वेश्चंस आई विल टेक मंडे कंपनी एंड आगे कुछ दिनों में एलएलपी, ठीक है? मंडे या ट्यूसडे क्वेश्चन लेंगे, एक लेक्चर में अपन ये वाइंड अप कर देंगे चैप्टर, ये खत्म होके आपके पास आ जाएगा, एंड देन इसके नोट्स भी आपकी कंप्लीटेड है, कल 12:30 तक है, टुमारो। मेरा भी फिर 2:30 तक रहेगा, 12:30 to 2:30, क्योंकि फ्राइडे एंड सैटरडे देर आर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लेक्चर्स ना, सो मे बी देखते हैं, शेड्यूल आ जाएगा आपको। हो गया, आज इतना ही था, जल्दी खत्म होने से लगा कि लेक्चर आज लगा, शांति मिली होगी ना बहुत?